अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। कहते हैं जमहूरियत में हुकूमत से लड़ना या हुकूमत की मुखालिफत करना अवाम का हक़ होता है और ये आसान भी है। अब तक तो होता यही आया है, मगर अगर हुकूमत ही तखरीबकारी एक्टिविटीज़ में मुलविस हो तो मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल हो जाता है। शायद हो सकता है कि हिंदुस्तान में ऐसा ही कुछ चल रहा है, मरकज़ी सतह पे हो या रियासतों पे अलहदा अगर हम बात करेंगे तो रियासती सतहों पर भी ऐसा कुछ होता आ रहा है। वैसे भी आप जानते हैं कि मरकज़ी हुकूमत का जो इंतखाबी निशान है वो कमल का फूल है, और कमल का फूल कहाँ उगता है? कीचड़ में उगता है। हो सकता है कि यही पार्टी चाह रही है कि हिंदुस्तान को भी एक कीचड़ की तरह बना दिया जाए और वहाँ पर कमल का फूल उगता रहे। बारिश होती है, बारिश के बाद पानी जमा होता है, पानी जमा होकर जब पानी खाली नहीं होता तो वो कीचड़ बन जाता है। कीचड़ में ही शायद 2014 में ऐसा एक वाक़या हुआ था, और जिसके बाद कमल का फूल यहाँ पे उगने लगा है। लेकिन कब तक? बारिश के बाद जब गर्मी आती है तो ये सूखने के भी इसके इम्कानात है, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये चीज़ सूख पाई है या कीचड़ सूखा है जिसके बाद ही ये कमल का फूल मुरझा जाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो इस हालात, जो मुल्क के हालात जिस तरह जा रहे हैं, अगर हम उनकी बात करेंगे तो 15 लाख रुपए का एक जुमला था जिस पे लोगों को, बल्कि आम हिंदुस्तानियों को बेवकूफ़ बनाया गया। 2 करोड़ नौकरियां देने की बात थी, वो भी एक जुमला ही साबित हुआ है। लेकिन अब हकीकत यह है कि पेट्रोल 100 रुपये फ़ी लीटर के करीब पहुंच गया है। यकीनन मैंने पहले भी प्रोग्रामों में ये बात कही थी कि जब $140 पेट्रोल की कीमत थी फ़ी बैरल, तो उस वक्त हिंदुस्तान में 70 रुपये लीटर था, और आज $54 की कीमत पर 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है और लोग अभी भी खामोश बैठे हैं। खैर, देखते हैं कि नफ़रतों के सौदागर और क्या क्या गुल खिलाते हैं हिंदुस्तान में। ये देखना है कि किस तरह हिंदुस्तान कौन सी सिमत में आगे बढ़ता है। लेकिन फिल वक़्त मैं समझता हूँ कि इस हफ़्ते जो बहुत बड़ी चीज़ सामने आई है और उसकी मुखालिफत भी यकीनन शुरू हो गई है, लेकिन हमें इस बात से चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो वज़ारत दाखिला है उसने एक क़ानून बनाया है जिसमें ऐसा लग रहा है कि एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी की मुखबिरी करने की एक राह पर चलने लगेगा। मैं समझता हूँ कि ये बात बहुत ज़रूरी है और हमें एहतियात के साथ काम करना ज़रूरी है, इसलिए कि हम बेएहतियाती के साथ अगर काम करेंगे तो यकीनन इसकी जो सज़ा है वो सलाखों के पीछे जाने की बात है। तो मैं समझता हूँ कि फ़िल वक़्त मुसलमानों को होशियार हो जाना चाहिए। ख़ास तौर पे मुसलमानों की बात कर रहा हूँ मैं, यकीनन दलित भी अपने साथ हैं और SC ST के लोग भी हमारे साथ हैं जो परेशान हैं फ़िल वक़्त। तो मैं समझता हूँ कि जो साइबर क्राइम वॉलंटियर प्रोग्राम नाम से एक हुकूमत हिंद या वज़ारत दाखिला की तरफ से एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिसमें ये बताया, अगरचे कि आवाम के लिए ये कहा जा रहा है कि ये आवाम और हुकूमत के बीच में तालमेल का काम करेगा। तालमेल का काम तो यकीनन है, लेकिन इसमें असल ऐसा दिख रहा है कि ये कुछ नहीं है बल्कि एक हिंदुस्तानी की दूसरे हिंदुस्तानी के हरकत के ऊपर मुखबिरी करना है। चाहे वो फेसबुक पे आपका कोई पोस्ट आओ, इंस्टाग्राम पे आओ या ट्विटर पे आओ या कहीं पर भी आप सोशल मीडिया में कहीं पर भी अगर आप हुकूमत का मजाक उड़ाते हैं, अगर या आपके कोई दोस्त को आपके मजाक हो या आपकी ख़यालात से वो अगर मुत्तफ़िक़ नहीं होता है तो वो हुकूमत को शिकायत कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये अगरचे के क़ानून ये भी कहा गया है कि इस क़ानून में कि हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर अगर आप कोई मजाक उड़ाते हैं, पब्लिक ऑर्डर अगर उससे डिस्टर्ब होता है, या बच्चों के ख़ास तौर पे जो चाइल्ड राइट्स होते हैं उसकी अगर कुछ खिलाफ वर्जी होती है, उस पर अगर आप कोई कमेंट करते हैं, या इंटरनेशनल रिलेशंस हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात, हिंदुस्तान अमेरिका के ताल्लुकात, हिंदुस्तान चीन के ताल्लुकात पर अगर आप कुछ अपना इजहार ख्याल करते हैं जो हुकूमत को या अपने दोस्त को, आपके दोस्त को, या इससे हुकूमत की दिल आज़ारी होती है, हुकूमत के लिए नागवार गुज़रता है, तो मैं समझता हूँ कि आपके ख़िलाफ़ केस रजिस्टर हो सकता है।
3 प्रोग्राम्स हैं, जिसमें पहला प्रोग्राम है कि साइबर वॉलंटियर अनलॉफुल कंटेंट फ्लैगर एक आदमी, दूसरा है कि साइबर अवेयरनेस प्रोमोटर, तीसरा है कि साइबर एक्सपर्ट। ऐसा लग रहा है कि ये 3 प्रोग्राम्स में वॉलंटियर्स रज़ाकाराना तौर पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, जो अपने दोस्तों पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे या सोशल मीडिया के दूसरे कोई हैंडल्स पे आपके इज़हार ख्याल से अगर कोई मुत्तफ़िक़ नहीं होता है तो उसे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के 14C के तहत आपको यहाँ पे फंसाया जाने की एक इम्कान है। अगर उन्होंने शिकायत करते हैं, कोई भी शिकायत कर सकता है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे कि हमें होशियार होना चाहिए। 15 लाख रुपए बैंक में यकीनन नहीं आए हैं, लेकिन 15 लाख स्कूल्स कोविड की वजह से हिंदुस्तान में बंद हो गए हैं। 3 लाख मुसलमानों को यूपी में किस कानून के तहत या किस जुर्म के तहत पता नहीं, लेकिन 3 लाख मुसलमानों को जेल में डाल दिया गया है। लेकिन इस पर भी आप अगर उफ़ करते हैं तो और अगर इज़हार ख्याल करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको सज़ा भुगतना पड़ेगा। अजीब हुकूमत है, मुसलमानों की तरक्की से भी परेशान है और दलित की, SC ST किसी की भी, बल्कि आम हिंदुस्तानी के आज़ादी ख्याल से भी परेशान है। मुसलमान अगर तरक्की करता है तो आप परेशान होते हैं, मुसलमान अगर परेशान होकर अल्लाह के तरफ अपना रुख करता है, या कोई हिंदुस्तानी जीसस के तरफ जाता है, कोई हिंदुस्तानी राम के तरफ भी जाता है, उससे भी आपको परेशानी है। तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत क्या चाह रही है ये पता नहीं। आप देखिए कि दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया है, उनके ट्वीट पर, इज़हार ख्याल पर या आज़ादी ख्याल पर कोर्ट ने हुकूमत को फटकारते हुए दिशा रवि को छोड़ दिया है। तो किस तरह आप हुकूमत को या हिंदुस्तान को जकड़ कर हिंदुस्तानी जमहूरियत को डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझ से बाहर है। यकीनन मैं समझता हूँ कि साइबर क्राइम के बाद मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे मुसलमानों को होशियार रहने की ज़रूरत है। दूसरा अहम मसला जो इस हफ़्ते आया, यकीनन असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी तकरीर में इस बात का तज़किरा किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जितने लोग हैं, ख़ास मुसलमानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो इस बात को दोहराते रहें ताकि ये क्यों ऐसे मसाइल पेश आ रहे हैं, इस पर सोचने की, तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। कि गुजरात में एक लड़की आयशा आरिफ ख़ान के नाम से लड़की साबरमती नदी के ऊपर जाती है और वो अपने वालिदैन को, अपने शौहर को एक पैगाम देते हुए बाद में साबरमती नदी में कूद के अपनी जान दे देती है। ये एक वाक़या नहीं है। दूसरा वाक़या औरंगाबाद से भी एक लड़की ने खुद कुछ इसी तरीक़े से अपनी जान दे दी है। इसके ज़्यादा तफसीलात नहीं आई हैं, सिर्फ़ एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये आखिर क्या प्रॉब्लम है मुसलमानों का। घरेलू मसाइल है, माशी मसाइल है, अज़दवाजी मसाइल हैं, दिमागी उलझन है, या आप इसको बहरहाल जो भी नाम दिएंगे, लेकिन क्या मुसलमानों में जिस मज़हब में ख़ुदकुशी को हराम करार दिया गया है, उसकी लड़कियाँ, उस मज़हब की ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियाँ अपनी जान दे देते हैं। आप देखिए कि तेलंगाना के टाइम पे भी कई लोगों ने जान दी है, लेकिन मुसलमान जान इसलिए नहीं देता क्योंकि मुसलमान को ये हराम करार दिया है ख़ुदकुशी को, इसीलिए। लेकिन क्या वजह है कि मुसलमान इतना परेशानी के आलम में अपनी जान तक की परवाह नहीं कर रहा है? हो सकता है कि ये एक परवरिश का नतीजा है। किसी एक साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पे 40 साल में जो मुसलमानों में बिगाड़ आया है वो इसलिए आया है कि वालिदैन की बातचीत और बच्चों के सामने जो बातचीत होना चाहिए ये नहीं हो रही है। मैंने पूछा कि किस तरह, तो उन्होंने कहा कि आप देखिए कि पहले होता ये था कि घर के ड्राइंग रूम में दादा अगर अपने दोस्तों के साथ बैठ के बातचीत करते थे तो पोतरे को या नवासे को, जो भी होते हैं, थर्ड जनरेशन को, सेकंड जनरेशन को वहाँ पे बिठाते थे ताकि जो भी ज़रूरत पड़ती दादा को, चाहे वो पानी हो या चाय हो या खाने की बात हो, अपने पोतरे से या बेटे से, जिससे भी हो, उनसे कहकर अंदर बात पहुँचाने का काम होता था। सब कॉन्शियसली वो बच्चा वहाँ पर बैठता था। अम्मा बाबा की बातचीत हो या दादा दादी की बातचीत हो या दादा की और अपने वालिद की बातचीत हो, वो सब कॉन्शियसली अपने दिमाग में या कानों में वो बात घूमती थी उसके।
اس سے بچے کی ذہنی ڈیولپمنٹ جو ہوتا ہے یا دماغی طور پر جو ڈیولپمنٹ ہوتا ہے وہ سب کانشیسلی بچے کا دماغ ڈیولپ ہوتا تھا. لیکن آج یہ ہو گیا ہے کہ اگر والد اپنے دوستوں سے بات چیت کر رہا ہے تو بچے کو یہ کہتا ہے کہ آپ یہاں سے جائیے، ہم بات چیت کر رہے ہیں. تو جب آپ بچے کو دور کر رہے ہیں تو بچہ کہاں پر اپنی بات سیکھے گا، یا اپنی جو تہذیب ہے، جو تمدن ہے، جو گھر کے حالات ہے، اس سے کس طرح وہ سیکھے گا. وہ جاتا ہے اسکول میں جا رہا ہے، اپنے ساتھی سے سیکھ رہا ہے یا ٹیچر سے سیکھ رہا ہے یا غیروں سے جو بھی سیکھ رہا ہے، وہ سیکھ کر سب کانشیسلی وہ سیکھ کر وہ چیز اپنے گھر میں لا رہا ہے. وہاں سے بگاڑ شروع ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب فی الوقت خاص طور پہ ہم اپنے بچوں کو یا آئندہ کی جو جنریشن ہے ان کو ساتھ رکھ کر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی ہی یہ سکھانے کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی قوم کو ایک حساب سے بچا سکتے ہیں. دوسری ایک بات یہ ہے کہ نندیتا داس ایک بہت بڑی جرنلسٹ ہے. اس نے یہ بات کہی ہے کہ وہ اپنے ایک مضمون میں یہ بات آئی کہ مطالعے میں اس ہفتے کے میں ایک کوئی اخبار میں پڑھ رہا تھا، ان کا مضمون یہ آیا کہ ہندوستان میں ابھی بھی کافی حد تک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ ٹیپو سلطان کی بات ہو یا علاؤالدین خلجی کی بات ہو یا بہمنی سلطنت کی بات ہو یا ہندوستان پاکستان کے پارٹیشن کی بات ہو، اس کے علاوہ ووٹ بینک پالیٹکس یا مسلم اپیزمنٹ ہی ایک واحد وجہ ہے جس کی وجہ سے ہندوؤں میں نفرت آئی ہے. لیکن انہوں نے نندیتا داس نے اپنے مضمون میں یہ کہا ہے کہ ہندوستان میں جو بھی وقت گزرا ہے، جس طرح جو زہر آج پھیلایا جا رہا ہے ہندوستانی معاشرے میں مسلمانوں کے خلاف سے، وہ کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم افریقہ کو یا افریقہ میں ہوئے حالات پہ یا گوروں کا ظلم جو افریقہ کے کالے لوگوں پر ہوا ہے اس کا اگر ہم دیکھیں گے تو ہندوستان میں یہ ظلم کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے دماغ کو ٹرین کیا گیا ہے، خاص طور پہ نان مسلم دماغ کو مسلمانوں کے خلاف جو ورغلانے کی کوشش ہوئی ہے یا جھوٹی بات سے انہیں گمراہ کرنے کی جو کوشش ہوئی ہے، تو اس پر انہوں نے حیرت کا اظہار کیا ہے. اور یہ بھی اپنے مضمون میں یہ بھی کہتی ہیں وہ کہ ابھی بھی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے یہ وقت ابھی بھی کافی ہے کہ ہندوستانی حکومت یا ہندوستان کے چاہے وہ جوڈیشری ہو یا جو بھی ذمہ دار ہیں، وہ لوگ ابھی بھی یہ نفرت کو دور کرنا اگر چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر ہندوستان جس طرح جو پھولوں کا گلدستہ کہا جاتا ہے ہندوستان کو، یا ہندوستان کے ہر 50 کلومیٹر پہ لوگوں کا کھانا، لوگوں کا کپڑے پہننے کا ڈھنگ یا رہنے سہنے کا ڈھنگ، یہ جو سب چینج ہوتا ہے یہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت ہم حکومت سے لڑنے کے بجائے اگر ہم اپنے آپ پر توجہ دیں، خاص طور پہ مسلم معاشرے میں جو بگاڑ آ رہا ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہر ایک کو اپنا قدم آگے بڑھانا چاہیے، تاکہ ہم کس طرح یہ جو خودکشی کا سلسلہ ہو یا جو ڈیگریڈیشن آف سوسائٹی کا جو مسئلہ ہے اسے حل کرنے میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ اور بڑھتے جائے گا. فی الوقت یہ یہاں پہ مسلمانوں کے ڈیگریڈیشن کو روکنے کی ضرورت ہے تاکہ پھر آئندہ کے لیے ہمیں ایک اچھی قوم کی طرح آگے بڑھ سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان چند خیالات کے ساتھ اس ہفتے کے پروگرام کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات چیت ہوگی. شکریہ. خدا حافظ.